नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्जाम कोच की इस ऑनलाइन क्लास में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो संधि का प्रसंग चल रहा है, थोड़ा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस मंच के तहत बहुत सी क्लासेस चल रही हैं। अभी सी टेट का बैच शुरू किया गया है। सी टेट बैच का संपूर्ण कोर्स अलग अलग अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। बाल मनोविज्ञान हो, हिंदी तो हम ही पढ़ाते हैं, उसमें आपका संस्कृत है और मैथमेटिक्स है, जो भी चीज़ें हैं सभी अलग अलग शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाती है। तो सी टेट से संबंधित कोई भी सूचना आपको प्राप्त करनी हो तो इस पर आपका जो स्क्रीन पे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर देखिए नंबर लिखा है 373111748888, इस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। वही नंबर आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। साथ ही एक और बात आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक यूपीएससी का बैच शुरू किया गया, आईएसपीसीएस का, उसमें आरओ एआरओ भी चलेगा। उसके संदर्भ में भी आप यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो आप देख रहे हो चैनल, इस चैनल पर जाएंगे और जीएस के पॉइंट्स को देखेंगे तो आप समझ भी लेंगे कि सिविल को कौन पढ़ा रहा है और किस प्रकार का पढ़ा रहा है, किस स्तर का पढ़ा रहा है। तो सिविल के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हिंदी की बैच चल रही है, स्वर संधियाँ पढ़ाई जा रही थी और पिछली क्लास तक सभी स्वर संधियाँ हो गई। फिर मैंने आपसे कहा था जब सभी स्वर संधियाँ हो जाएंगी तो मैं आपको एक और सूत्र, एक फार्मूला बताऊंगा, जैसा कि संधि की शुरुआत में एक फार्मूला आपको बताया था। शुरुआत में बताया गया था कि एक ही लाइन के माध्यम से किस प्रकार से आपने पांचों संधियों को पढ़ा था। वीडियो पीछे देख लीजिए, जहां संधि शुरुआत हुई है उसमें दिखाया गया। अब यहाँ लास्ट में भी हम आपको एक देते हैं सूत्र, जहां से आपको पता चलेगा कि संधि का स्वरूप। ये सारी संधियों के बारे में यहाँ लिखा है। दीर्घ संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ ई ऊ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। गुण संधि में दिखाया गया ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा ई ऊ री आता है तो ए ओ अर हो जाता है। वृद्धि संधि तीसरे नंबर पे आती है। इसमें बताया गया ह्रस्व या दीर्घ आ यानी छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए ऐ उ औ आए तो क्रमशः ऐ औ हो जाता है। यण संधि में दिखाया गया कि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री के आगे कोई भी विषम स्वर आए तो या वा र हो जाता है। अयादि संधि में है ए ऐ उ औ के आगे कोई विषम स्वर आता है तो क्रमशः आए आए अब आब हो जाता है। ये इसलिए यहाँ पर लिखा गया, एक तो आपको सूत्र समझाना था और दूसरा आपको ये भी बताना था कि ऐसे भी पूछ दिया जाएगा। जैसे पूछे आ प्लस आ कौन सी संधि का सूत्र है, आ प्लस ई किस संधि का, आ प्लस ई तो कई बार पूछा गया किस संधि का सूत्र है। तो ये जानना आपका बहुत जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे, समझ लेंगे तो बहुत सी संधि संबंधी यानी स्वर संधि की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी चीज को और अब व्याख्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि इसके लिखने पीछे मुख्य प्रयोजन क्या था। अब ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के आगे ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाता है। यहां से एक प्रश्न और बनता है, क्या सजातीय स्वर सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं? सजातीय स्वर दीर्घ हो जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया है कि किस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। तो आपका जवाब होगा दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। ठीक है,
किस संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है? तो दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वरों का मेल होता है। गुण संधि में आ के आगे ई ओ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ माने बड़ा होता है, यानी दो स्वरों के मेल से यहां पर बड़े स्वरों का निर्माण होगा। ऐसे वृद्धि का मतलब भी बड़ा होता है, तो दो स्वरों के मेल से जो भी बनेगा वो बड़ा स्वर बनेगा। यण और गुण संधि में नियम लागू नहीं होता और अयाज संधि को हिंदी में व्यवहार में माना गया। ध्यान दीजिएगा अगला, यहां पर तीन ऐसी संधियां थीं जिनके प्रथम भाग में आ अवश्य आया, यानी तीन ऐसी संधियां थी जिसके प्रथम भाग में आ जरूर आया। जब तक आ का वर्चस्व बना रहा, जब तक आ आया तब तक दोनों तरफ स्वर रहे। इस तरफ कौन से स्वर है, इस तरफ कौन से स्वर है। जैसे ही आ का वर्चस्व यहां समाप्त होता है, वैसे एक साइड में स्वर हैं और सेकंड साइड में आपकी इच्छा पे निर्भर करते हैं। फिर से समझ लो, जब तक आ था दोनों साइड में इधर भी स्वर की संख्या निश्चित है और इधर भी स्वर की संख्या निश्चित है। लेकिन जैसे आ का वर्चस्व समाप्त हुआ तो इधर तो स्वर की संख्या निश्चित है, इधर कह दिएगा विषम, यानी ई को छोड़ के कोई भी आप ला सकते हैं। यहां भी कर दिएगा विषम, यानी ए के आगे ए को छोड़ के आप कोई भी स्वर ला सकते हैं। इसके लिए आपको स्वतंत्र कर दिया गया। तो यहां तक की बात समझ में आई। अब ध्यान दीजिएगा, गुण संधि की विलोम यण संधि होती है, यानी गुण और यण संधि आपस में क्या होती है? विलोम होती है, विपरीत होती है। ठीक है, गुण और यण संधि को आपस में विपरीत माना जाता है। क्यों विपरीत माना जाता है? कि गुण संधि में जो अक्षर, जो स्वर सेकंड भाग में थे, यहां पर वही स्वर फर्स्ट भाग में है। यानी गुण संधि में जो दूसरे पोर्शन, दूसरे भाग में जो स्वर थे, यहां वही स्वर प्रथम भाग में है, इसलिए इनको गुण की विलोम यण कह दिया गया है। आगे देखते हैं, वैसे तो वृद्धि और अयाद संधि भी आपस में विलोम होती है, क्योंकि वृद्धि संधि का जो सेकंड पोर्शन है, अयाद संधि का वो फर्स्ट पोर्शन है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि अयाद संधि को हिंदी में संधि नहीं माना जाता है। तो जब जैसे संधि ही नहीं माना जाता है तो उसके बारे में और जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां तक की बात आपकी समझ में आई। दूसरे क्या होता है, जो ये संधि है आपकी अयाद, अयाद संधि हिंदी में नहीं मानी जाती। अयाद संधि हिंदी में नहीं मानी जाती। यह संधि केवल क्या है? व्यवहारत है, यानी यह संधि केवल व्यवहार में है। यह संधि केवल व्यवहारत है, व्यवहार में है। क्यों नहीं माना जाता? तो इसके पीछे क्या समझेंगे, आखिर से संधि क्यों नहीं माना गया? तो कहोगे इसमें प्रायः, यानी ज्यादातर रूढ़ शब्दों का विच्छेद किया जाता है। अतः इसे संधि नहीं माना जाता। ठीक है। दूसरा आपको और बताया था,
यण संधि के बारे में। इसके बारे में क्या बताया था? इसका प्रथम पद यानी शब्द, पद क्या होता है? शब्द ही पद बनता है। जहां सिंगल हो, अकेला लिखा हो, उसे शब्द कहेंगे। और एक से अधिक शब्दों का जहां योग किया जाए उसे पद कह दिया जाता है। यानी एक से अधिक शब्दों का यदि योग हो तो उसे पद कह दिया जाता है। इसका प्रथम पद यानी शब्द प्रायः उपसर्ग, प्रायः उपसर्ग होता है, अतः इससे निर्मित शब्दों में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। तो इस प्रकार प्रत्येक संधि का अपना स्वरूप है, प्रत्येक संधि के अपने पैटर्न हैं, तरीके हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग तरीकों में देखा और समझा जाता है। इस प्रकार स्वर संधि से जुड़ी जो भी चीजें होनी थी उन सब आपको बता दी। यहाँ इतना समझ लेने के बाद संधि से जुड़ी बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। तो इस प्रकार हमें समझ लेना पड़ता है। कौन? देखिए, शब्द की संख्या तो अनंत होगी। दीर्घ स्वर संधि में सैकड़ों शब्द हैं। इसके पीछे बताने का उद्देश्य ये था कि संधि से बने सभी शब्द तत्सम होते हैं, उनकी वर्तनी शुद्ध होती है। जैसे आपका मिष्टान्न शब्द आया था, मिष्ठान होगा या मिष्ठान होगा। ऐसे आपका अभयारण्य आया था, अभयारण्य होता है या अभयारण्य होता है तो अभयारण्य होता है। इसी प्रकार से कई ऐसे शब्द हैं। वार्तालाप की वर्तनी क्या होगी वो बताएगा। नारायण की वर्तनी से अविच्छेद क्या होगा, रामायण की वर्तनी क्या होगी, रामायण का विच्छेद कैसे होगा। दूसरे ध्यान रखिएगा, संधियां 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। यानी संधि के पूछने के तरीके 3 होते हैं। पहला तो ये तरीका है, आपसे पूछा जाएगा, कोई भी शब्द दे दिया, आपसे दे देगा विद्यालय में कौन सी संधि है। दूसरा होगा विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए। तीसरा होगा विद्या प्लस आलय की संधि कीजिए। यानी संधियां 3 प्रकार से पूछी जाती हैं। या तो कोई शब्द दें और ये पूछें इसमें कौन सी संधि है, या कोई शब्द आपको देते हैं और उसके विच्छेद कराते हैं, इसका संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद करते समय भी वर्तनी गलत ना हो, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी वर्तनी शुद्ध क्या होगी। तीसरा क्या होगा, अलग अलग शब्द दे देते हैं, एक वार्ता और आलाप जोड़िएगा तो शब्द कैसे बनेगा, वार्तालाप बनेगा, वार्तालाप बनेगा। ये चीजें आपसे पूछी जाती। लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, या तो शब्द में संधि पूछ देनी है या विच्छेद दे देना है। अब उसकी संधि करिए, कैसे क्या बनेगा। अब ऐसा ज्यादातर यण संधि और अयादि संधि के साथ किया जाता है, क्योंकि स्वर संधियों में सबसे ज्यादा जो रोल है वो यण संधि का है और अयादि संधि का है। तो स्वर संधि से जुड़ी जो जानकारियां थीं, जो महत्वपूर्ण शब्द थे, उन सभी जानकारियों से, उन सभी महत्वपूर्ण शब्दों से आपको अवगत कराया गया है।
ताकि आपकी समस्या का स्वतः समाधान हो जाए और कहीं भी भ्रम की स्थिति ना रहे। अब चूंकि हम अपनी क्लास को यहीं रोकेंगे, अगली क्लास शुरू होने जा रही है। अगली हमारी जो मुलाकात आपसे होगी तब हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पे। इन स्वर संधि के बाद जो अगला भाग आता है वो हमारा व्यंजन संधि का होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक चीज़ आपको बता देते हैं कि अन्य क्लासों के लिए यहाँ पर दिए गए नंबर से आप संपर्क करें। और अगर आपको एक क्लासेस से वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों को भेजें। इतना जरूरी कि हिंदी हो सकता है थोड़ी धीमी गति से चल रही हो, क्योंकि जो हिंदी के शुरुआती भाग होते हैं जैसे वर्णमाला, संधियाँ और आपका समास, ये जड़ हैं। संधि और समास और वर्णमाला, उपसर्ग और प्रत्यय, इन्हीं से तो वर्तनी की शुद्धता का पता चलता है, शब्द के अर्थ का पता चल जाता है, पर्यायवाची का पता चलता है, विलोम का पता चल जाता है। किसी भी प्रकार की परीक्षा बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसके आगे के जो पार्ट आते हैं उन पार्ट में होती तकनीक की जरूरत नहीं होती है, उन्हें केवल समझना पड़ता है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी। नमस्कार, जय हिंद।